चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी स्टूडेंट्स आपके सामने आपके जो फाइनल एग्जाम है, ओके, जिस एग्जाम के लिए आप काफी समय से आप लोगों ने काफी टाइम दिया है, मेहनत किया और अभी भी आपका मेहनत चालू है। सो यू आर वर्किंग सो हार्ड, बहुत बहुत सारे आपने मेहनत किया है। अब आपको जो आने वाला टाइम है, यानी जैसे कि आपका अभी जी एडवांस के एग्जाम परसों है, हम्म, इसलिए उस एग्जाम के लिए आपको कैसे खुद को मैनेज करना है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी जैसे आपने देखा कि सर जो है, बाकी सर लोगों ने भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। क्या होता है, मेरे हिसाब से मोर और लेस सभी कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट है सभी सब्जेक्ट में, ये आपको मालूम है, सभी फॉर्मूला आपको मालूम है, बिकॉज आप कंसिस्टेंटली एक ही चीजों पे वर्क करते जा रहे हैं, है ना। आप सोचिए, सोच के देखिए, काफी समय से, है ना, फिजिक्स में आपको मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, बार बार आप उसमें काम किए हैं, वर्क किए हैं। ऐसा ही मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री, इस पे भी आपने कंसिस्टेंटली वर्क किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। सो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि आपसे छूट गया हो, ठीक है। तो जो मेजर टॉपिक है वो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं। सो बस आपको एक फाइनल जो एक एक पॉलिशिंग है, आई मीन जैसे कि आज आपके पास टाइम है, कल भी टाइम है। सो डे आफ्टर टुमारो आपके एग्जाम है, तो आज और कल आपको एकदम रिलैक्स मूड में उस सारे कंसेप्ट को थोड़ा सा ओवरव्यू कीजिए, ठीक है। अभी एकदम से कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट आपको जो है, आपका जो लाइफस्टाइल है उस पे भी एकदम फोकस्ड रहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी स्टूडेंट्स जो है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, तो कभी कभी थोड़ा सा एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से एक घबराहट होता है, थोड़ा नर्वसनेस भी क्रिएट होता है कुछ बच्चों में। बट मेरे हिसाब से आप वो सारी चीज अच्छा नहीं होता है ना। आपके आपके जो रिजल्ट्स है, आपके जो परफॉर्मेंस है, उस पे उसका अच्छा इफेक्ट नहीं आता। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी बोल्ड हार्टेड, आपको बोल्ड हार्टेड रहना पड़ेगा इस समय। और वो तब आप रह पाओगे जब आप चीजों को काफी रिलैक्स वे में कंसिडरेशन करेंगे, है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ चीज कुछ एक्सेप्शनल कुछ चीज होने वाला है आपके साथ, है ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप जितना चीजों को नया सोचेंगे तो उतना ही आपके अंदर घबराहट होगा, है ना। सो ऐसा सोचिए कि बस एक बढ़िया से एग्जाम आने वाला है और आप इसको फेस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना आपके माइंड में एक जो लीनियरिटी है वो आपके माइंड में डेवलप करना पड़ेगा, एक रिलैक्सेशन थॉट आपके माइंड में डेवलप करना पड़ेगा। ये 2 दिन जो है बस आप जितना माइंड को स्टेबल रखने के लिए कोशिश करते रहिए, पीसफुल स्टेट में खुद को मेंटेन कीजिए, राइट। तो ऐसा कोई ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं सोचना है अभी, है ना। सो जो आप पढ़ रखे हैं बस उसको एकदम लाइट मूड में आराम आराम से उसको रिकॉल कीजिए, है ना, रिकॉल करते रहिए। हाँ। सो बहुत ज्यादा सीरियस होके आप फिर वो छानबीन करोगे, ये करोगे, तो आप फिर वो एक मेंटल पजलिंग में आ सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा आपको काल्म क्वाइट के साथ आपको प्रोसीड करना चाहिए। आज आज भी आपको जल्दी सोना चाहिए। आज कल जैसे आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है उसमें चेंजेस नहीं लाना है ना। आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। वो जो मेथड्स है उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए जैसे आप कर रहे थे। तो याद रखिए कि आज या कल आप लेट नाइट तक जागना नहीं है ना, तो ये तो एकदम आपको फॉलो करना चाहिए। आप जितना जल्दी है 10 बजे 11 बजे आप सो जाओ, एकदम बढ़िया से आप सो जाइए, जैसे 11 बजे तक सो जाना। सवेरे जैसे आप जल्दी उठते हैं 6 बजे, आप जो नॉर्मल प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इस तरीके से खुद को बिहेव करना है ये समय, है ना। अच्छा, मैं आपको एग्जाम पैटर्न का भी कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि मैंने भी 2018, 2019 और 2020 जैसे कि तीनों साल का पेपर को काफी अच्छे से रिसर्च किया। और मुझे लगता है कि इस साल किस तरीके से क्वेश्चंस आएगा, थोड़ा सा मैं इसका भी आपको डिस्कशन करूंगा। बट सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल पे फोकस करना चाहिए, अपना मेंटल स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, अपना मेंटल पीसफुलनेस पे फोकस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। सो इसलिए थोड़ा सा बस जैसे मैं आपको बताया था कि थोड़ा शाम को शाम वाला टाइम में, जैसे आज भी, इवन आज भी, कल भी
थोड़ा सा एक 10-15 मिनट थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, माइंड को ऐसा सिंपलर रखिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, है ना, काल्म क्वाइटनेस के थ्रू खुद को प्रोसीड कीजिए, वो काफी आपको हेल्पफुल होगा, राइट। देखो, जे एडवांस्ड एग्जाम जो है, आपको तो पता है कि जे एडवांस्ड ही होता है ना, बट उसमें भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली हम अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें जो आप क्वेश्चन फेस करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन नॉर्मली 3 प्रकार के क्वेश्चंस हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने जेईई का एग्जाम दिया, सो जेईई एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपने फेस किया, तो ऐसा होता है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस मतलब जेईई एडवांस्ड में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे अराउंड, मेरे हिसाब से 20 to 30% क्वेश्चंस होंगे। हम ऐसा इसको ना ऐसा सेग्रीगेट कर सकते हैं कि अराउंड 20 to 30% क्वेश्चन, आई मीन 25% टू 30% क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है, ये आप ऐसे सोचिए कि जेई मेन से थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, है ना। सो जो जेई मेन एग्जाम अभी आपने दिया, तो जेई मेन का थोड़ा सा ऊपर, आप इसको जेई मेन प्लस बोल सकते हैं, ठीक है, माइनस तो कभी बोल नहीं सकते, है ना, तो जेई मेन प्लस बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेन प्लस इन द सेंस, कैसे आपने जेई मेन में अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ उस टाइप का रहेगा, बट ऐसा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहेगा। क्वेश्चन जो है बेसिक जो कंसेप्ट है, जो एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट है ना, उस पे ही रहेगा, बट क्वेश्चन लेंदी रहेगा। आपने भी अगर पिछले ईयर्स के पेपर देखे होंगे, पीवाई क्यूज देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा लेंदी होते हैं, लंबा लंबे क्वेश्चंस होते हैं। एक एक क्वेश्चन में आपको 5-6 स्टेटमेंट दिखेंगे, है ना, लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन लेंदी होने के कारण हम जब पढ़ते जाते हैं ना, सो प्रैक्टिकली ऐसा होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आखिरी आखिरी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो ना, थोड़ा पहले वाला स्टेटमेंट भी हम भूल जाते हैं, है ना, ऐसा ऐसा भी होता है। ऐसा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। तो इसलिए जे एडवांस्ड में करीब 25 to 30% क्वेश्चन जो है, ये जे मेन लेवल के होंगे, बट ये जे मेन प्लस इन द सेंस क्वेश्चन लंबे लंबे होंगे। वहां पे बच्चा क्या करता है, अपना पेशेंस खो लेता है, क्योंकि थोड़ा सा आपके ऊपर तो एक एग्जाम स्ट्रेस जिसको बोलते हैं वो तो रहेगा, है ना, उसको हैंडलिंग करना पड़ता है। स्ट्रेस तो रहेगा, बस आपको स्ट्रेस को अच्छे से हैंडलिंग करना पड़ता है। इसके लिए मैंने बोला था कि मेंटल स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, खुद पे भरोसा रखिए और हमेशा ये सोचिए कि मैं यस मैं कर सकता हूँ। अगर लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे तो क्या है, हाँ, तो उसको मैं समझूंगा, स्टेटमेंट को अच्छे से समझूंगा, फिर उसके बाद करूंगा, है ना। आपको टाइमिंग तो अच्छा खासा रहता है, आपके 1 घंटे में करीब 18-20 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, है ना। और ऐसा मत सोचिए कि आप 18-20 20 के 20 करके आओगे, ऐसा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि आपके 18 क्वेश्चन आ गया और आपने 14 क्वेश्चन अच्छे से कर पाए, तो अगर 14 क्वेश्चन कर रहे हैं तो टाइम भी पर क्वेश्चन थोड़ा बढ़ गया ना, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को पेशेंटली एकदम पेशेंस लेके समझना बहुत जरूरी है। तो 20 to 30% क्वेश्चन जो है जेएमएन प्लस लेवल पे आएगा, उसमें बस क्वेश्चन लेंदे रहेगा। आपको क्वेश्चंस का जो फीलिंग्स है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है, राइट। अगर आपने उतना कर लिया तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन करके आओगे, 100% आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बट होता क्या है, ये क्वेश्चन साथ में तो नहीं आएगा ना। जब क्वेश्चंस पेपर जो सेट करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, क्वेश्चंस को मिक्स करके देते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा ऐसा, जैसे मैंने बताया ना, इस कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं उसके बारे में बताऊंगा उसके आगे, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। तो इसलिए कई बार हम एक क्वेश्चन में अटक जाते हैं ना, उसके कारण टाइम मैनेजमेंट खराब होता है, तो हमारा जो आने वाले क्वेश्चन जो हम कर पाते हैं, तो वहां पर भी इफेक्ट डलता है, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो आपको जरूर करके आना है। तो इस पे थोड़ा सा पेशेंटली क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। इसमें लंबे लंबे कैलकुलस नहीं होंगे, राइट, बट क्वेश्चन को समझना, इसको ब्रीफली अच्छे से करना, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद जो सबसे मेजर पर्सन आता है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर हम आगे का बात करें, ये था, ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन जो है, ये अराउंड आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 35% से 35% टू 45%, है ना। 35% से लेके 45% जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग
क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग इन द सेंस इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे प्रोफाइल के क्वेश्चन होंगे। आप देखना कि आजकल क्या होता है, जे एडवांस में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज हुआ है ना? उसमें आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जैसे कि आपका ऑन द स्पॉट आपका माइंड क्लिक करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है? एक तो आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रांगली बिल्डअप होना चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, और कोई न्यू सिचुएशन को लेके जब क्वेश्चन को असेंबलिंग किया जाता है, उसके तरफ आपका अवेयरनेस फैक्टर भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको फेस करने पड़ते हैं। सो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन का पोर्शन सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए इसमें इसमें जो है आपको मेजर टाइम इसमें जाता है, राइट? आपने देखा होगा कि जैसे मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन जो है, मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन हो गया, या इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहां पे पर्टिकुलरली आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, तो स्पेशली मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन पे, राइट? तो इसको आपको काफी अलर्टनेस के साथ क्वेश्चन को समझना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट है या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, वो सब इसमें पूछे जाते हैं। कई सारे फिजिक्स में रिसर्च होते रहते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर आते हैं, कुछ रिसर्च वर्क को लेके वो असेंबल करके क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर दिया जाता है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिसिटी में सुपर कंडक्टिविटी का नाम सुना होगा। सुपर कंडक्टिविटी एक अलग सा फिनोमेना है ना? सो कभी सुपर कनेक्टिविटी को लेके कुछ क्वेश्चन असेंबलिंग कर लिया है ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कई बार हम क्या करते हैं, अगर हमारा एक माइंड का उस तरफ कुछ अवेयरनेस हमने डेवलप नहीं किया, तो हमें थोड़ा नया लगेगा और हम बैकफुट में आ जाएंगे उस क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको मेंटली प्री डिटरमाइंड होकर बैठना चाहिए कि ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसपे हमें इस प्रकार का, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके या कोई रिसर्च पेपर को लेके ऐसा पेपर्स असेंबलिंग किए जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जे एडवांस तो जे एडवांस्ड होता है, तो इसमें जो क्वेश्चंस की क्वालिटी होते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। इसलिए आपका माइंड का जो परसेप्शन लेवल है इस क्वेश्चन की तरफ वो बहुत ही हाई होना चाहिए, ठीक है? अल्टीमेटली ये सब कुछ तब आप कर पाओगे जब आप मेंटली स्टेबल रहोगे, है ना बच्चों? इसलिए आपको मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल खोना नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चंस जो है इस पे आपका थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा आपके द्वारा हो नहीं पाएगा, या अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि थोड़ा ज्यादा लेंदी होने वाला है ना, तो आप इसको ना स्किप कर सकते हैं। आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। सेकंड, जैसे कि मैं आपको बार-बार बताता हूँ ना कि पेपर को 2 फेज में सॉल्व करना चाहिए। दूसरी फेज में जब आप आएँगे, दूसरे राउंड में जब आप आएँगे, उसको आप दोबारा आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसे लगता है कि लेंदी होता जा रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है, आप इसको इमीडिएटली स्किप कर लीजिए। स्किप करके आगे बढ़ जाइए, फ्लो को मेंटेन रखिए। दूसरे राउंड में फिर आप उस क्वेश्चन की तरफ आइए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना? पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए। सो ऐसा ही जैसे मैं आपको अभी सुपर कनेक्टिविटी का बात किया, ऐसे ही कई सारे एक एक आपने देखा होगा कि मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक हॉल इफेक्ट आता है। हॉल इफेक्ट या कोई साइंटिस्ट कुछ वर्क किया है, जैसे मैग्नेटिज्म में हॉल इफेक्ट है, या मास स्पेक्ट्रोमीटर वही होता है कि चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन करते हैं, और जब सर्कुलर मोशन करते हैं उनका रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो अलग अलग पार्टिकल का रेडियस का जो है जो वैल्यूज है अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या स्पेसिफिक चार्ज, मतलब चार्ज और मास का रेशियो अगर अगर अलग अलग हो गया तो उनका रेडियस अलग होता है। उसको बेस करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। ऐसा ना एक्सपेरिमेंटल डिवाइस को लेते हुए क्वेश्चंस बनाया जाता है, सेट किया जाता है। तो वहां पे आप घबराना मत, आप मेंटली पहले से प्री डिटरमाइन होकर बैठना कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, आपको समझना पड़ेगा उसको। ऐसा टाइम अच्छे से आपको जो है अच्छे से आपको वाइजली इस्तेमाल करना पड़ेगा उसमें, ठीक है? लाइक आपने देखा होगा कि ऑप्टिक्स में भी कई बार आपने देखा होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पर्टिकुलरली सपोज कोई मीडियम है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, वेरी कर रहा है, ओके? या जैसे कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, तो वहां पे जो रे है वो कैसे बिहेव करेगा, रे का डायरेक्शनल बिहेवियर कैसे होगा, या कभी-कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नेगेटिव मान के भी क्वेश्चंस क्रिएट किया गया है। नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो सारी चीजें हैं, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो ये था सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चंस जो आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है? और एक थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन जो है,
जो जे एडवांस 2021 में एक्सपेक्टेड है, वो है थोड़ा उसमें टफ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ज्यादा लंबा नहीं होगा, बट कैलकुलेशन उसमें टफ टफ रहेगा। आपको कई सारे फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, कई सारे फॉर्मूले साथ में यूज करने पड़ेंगे, और उसमें कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन एबिलिटीज आपको बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा। पर्टिकुलरली कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये वाला परफॉर्मेंस आपको करना पड़ेगा। इसमें तीसरा टाइप का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। ये बाकी जैसे कि अराउंड ये भी कुछ हम कितने 20% से लेके 20% टू 30%, ये एक्चुअली वेरी करेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सो अराउंड 20 टू 30% क्वेश्चन या 25% हम मान सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअली टॉप कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कैलकुलस का इस्तेमाल करना, लाइक डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, उसका इस्तेमाल करना, और जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे काम करना, क्योंकि वहां पे क्या हम एक अलग एनवायरनमेंट पे रहते हैं ना। जब आप जे एडवांस के एग्जाम दे रहे हैं, आप एक अलग सा माहौल में रहते हैं। ठीक है, सो इसलिए आप अपने जो वाइब्रेशन से क्या होता है, मैं आपको बार बार बता रहा था कि अपने ब्रेन से ना वेव्स निकलते हैं। उस वेव का जो वाइब्रेशन लेवल है, उसका आपको हमेशा अच्छा मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आपने अपना वाइब्रेशन को, अपना बॉडी का वाइब्रेशन जो है उसका अगर आपने एकदम अच्छे से मेंटेन रखा, तो आपको सराउंडिंग में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए लास्ट तक आपको अपना जो लेवल है, जो सोचने का लेवल है, उसको मेंटेन रखना है। जो आपका क्लेवरनेस फैक्टर है, जो आपके अंदर है, समझ पा रहे हो, ये एग्जाम कोई डिपेंडेंसी वाला एग्जाम नहीं है, ये मेंटल इंडिपेंडेंसी पे पूरी तरफ से बेस्ड है ना। इसलिए आपको आखिर तक आपको शांत रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर का जो एक्साइटेशन लेवल है, उसको बिल्कुल ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका इमोशनल लेवल, आपका एक्साइटेशन लेवल, जो कुछ सभी इंसानों में रहता है, बट इसको दबा के रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस पे आप जरूर फोकस कीजिए। बिल्कुल घबरा नहीं है, अगर बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर कई क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन कर नहीं पा रहे, हम रुक गए हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सा सेंसेशन क्रिएट होता है, अजीब सा फीलिंग्स क्रिएट होता है। उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इमीडिएटली स्किप कीजिए, ओके, खुद को चेंज कीजिए, इमीडिएटली स्किप करके आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपको जंप करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, बट आप इसको पीसफुल स्टेट में आप इसको सॉल्व कीजिए। हैं? अगर पेपर बहुत ही टफ आता है, तो सबके लिए टफ आता है। हाँ, आपके लिए सिर्फ नहीं आता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। और बच्चों, पहले से ये सोच रखिए कि ये कोविड का समय है, तो बहुत इजी पेपर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जे एडवांस का लेवल है, वो मेंटेन होगा ही होगा। जैसे पिछले साल भी वैसे ही हुआ, बच्चों को लगा था कि कोविड का समय है, तो थोड़ा सा पेपर शायद इजी आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जे एडवांस का लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। इस साल भी अच्छे से क्वेश्चन बनाया जाएगा, जैसे हर साल बनाया जाता है, वैसे ही पेपर सेट किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन में अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी है, ये तीनों कैटेगरी क्वेश्चंस जो है, ये आपको स्कोर देने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, राइट? अगर आपने फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लिया, हाँ, तो भी आपका एक अच्छा खासा रैंक आने का बहुत ज्यादा चांस दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए तभी तो मैं आपको मेंटल स्टेबिलिटी का बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने ये दोनों पे अच्छे से फोकस कर लिया, तो वो तो आपको स्कोर दे देगा। और इसमें से भी आपने अगर कुछ क्वेश्चन कर लिया, तो आपके लिए ये एडिशनल स्कोर दे देगा। तो इस चीज को आपको फोकस करना चाहिए है। बट ये सारे क्वेश्चंस क्या है, ये सब मिक्स्ड रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। मिक्स्ड रहेंगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उस समय आपके ध्यान में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनाया गया है। तो ये के पॉइंट है आपको जो मैं बताना चाहता था। तो इसमें आपको इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होके जाना है, राइट? अच्छा, दूसरी बात है, क्योंकि जी एडवांस्ड में ज्यादातर क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी लगेंगे, है ना, तो आपका जो रीडिंग हैबिट है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लाइक जैसे सिंगल ऑप्शन करेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपका ये आदत बना हुआ है कि छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करना, छोटे छोटे, जैसे कि एक दो स्टेटमेंट है और उसका ऑप्शन है, तो नॉर्मली हम उसको सॉल्व करते हैं, है ना। बट आपको माइंड में ये फिक्स करके बैठना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन में
किसी में 3-4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आएंगे, है ना? तो आप पहले से माइंड में प्रिपेयर होकर बैठिए, नहीं तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा ना कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, खत्म होते होते पहला भूल जा रहे हो, है ना? फिर वो आपके एक अजीब सा फीलिंग्स आएगा। तो बेटर है कि आप पहले से ही सोच लीजिए कि आपका रीडिंग हैबिट बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब क्वेश्चंस को पढ़ने का जो पेशेंस है वो आपके अंदर होना चाहिए। एकदम पेशेंटली क्वेश्चन पढ़ते रहिए, है ना? तो ये के इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। और मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था कि मैकेनिक्स जो है, अगर हम मैकेनिक्स का बात करते हैं, फिजिक्स में अलग-अलग पोर्शन होता है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है ना? तो हर पोर्शन से आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो उसमें नॉर्मली देखा गया है कि मैकेनिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ज्यादातर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? जैसे आप सोचो, लाइक प्रीवियस ईयर में उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि एक मीटर स्केल है, आपने देखा होगा ना? तो मीटर स्केल को अगर हम दोनों फिंगर में ऐसा रखते हैं, राइट? और ये अगर मीटर स्केल है, मैंने एक फिंगर को इसको 0 मार्क मान लेते हैं और इसको 100 सेंटीमीटर, राइट? तो मैंने सपोज 10 सेंटीमीटर में एक फिंगर रखा और एक फिंगर को एंड पे रखा, एंड पे रखा। एक फिंगर कहाँ पे है? 10 सेंटीमीटर मार्क में और एक फिंगर 100 सेंटीमीटर मार्क में। ये एक मीटर स्केल है, राइट? तो अगर मैं दोनों फिंगर को कोशिश करता हूँ मूव करने के लिए, अंदर की तरफ मूव करने के लिए कोशिश करता हूँ, तो कौन सा फिंगर पहले मूव करेगा? कौन सा फिंगर मूव करेगा और क्यों, है ना? तो ये जो एस्पेक्ट होता है ना क्वेश्चंस के, कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर मैं कोशिश करता हूँ, आप देखो कौन सा फिंगर पहले मूव किया? ये पहले मूव किया। दिख रहा है आपको? जब मैं कोशिश कर रहा हूँ मूव करने के लिए, तो जो एंड पे जो फिंगर है, वो फिंगर पहले मूव किया। इसका कारण क्या हो सकता है ना? फिर थोड़ी देर के बाद ये मूव कर रहा है, तो फिर ये मूव किया, देखो। तो मतलब ये पहले मूव किया, बाद में ये मूव किया। तो ऐसा ऐसा क्या होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से जैसे कि हम फिंगर को ऐसे रखें, तो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो फिर कहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? नॉर्मल फोर्स बदलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बदलेगा। आपको पता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका माइंड का जो लेवल है ना सोचने का, वो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। और माइंड उस तरीके से लगेगा, 100% आप लगा सकते हो। बस माइंड को फ्री कर दो उस समय। कुछ भी चीज माइंड में मत लाओ, है ना? जो भी नेगेटिव थिंकिंग है ना, सब बाहर फेंको। एकदम पॉजिटिव हो जाओ और पूरी तरफ से अपने माइंड को काम पे लगा दीजिए। तो उस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड को पूरी तरफ से इस्तेमाल करने का टाइमिंग है। ऐसा सोचो कि कुछ भी नहीं, बस आपने क्या पढ़ाई किया था, कुछ भी नहीं मत सोचो। अपना माइंड को पूरी तरफ से इस्तेमाल करना है, ठीक है? राइट? तो फिर आप उसमें आपका क्लिक हो जाएगा। तो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस मोस्टली इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी में जब हम सर्किट एनालिसिस क्या करते हैं, उसमें किरचॉफ्स लॉ को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना, जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उनका बिहेवियर को ध्यान में रखना कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब क्या है? सर्किट एलिमेंट्स है। ये किस तरीके से सर्किट पे बिहेव करते हैं। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट है ना। ऐसा ही आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, नहीं वो तो अभी जे एडवांस में तो उसमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आपने अब जे में देखा। आपको अभी कैसा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, उनका बिहेवियर को अच्छे से जज करना है। सर्किट एनालिसिस में बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वहां पे सोर्स कौन सा है, मतलब डीसी सोर्स है या एसी सोर्स है, उस हिसाब से उनका बिहेवियर में क्या फर्क गिरता है ना? जैसे आपको पता होगा कि कैपेसिटर एसी को तो अलाउ करता है बट डीसी को ब्लॉक करता है। हाँ, ऐसा इंडक्टर क्या करता है, रजिस्टर क्या करता है, एसी डिस्क में वो कैसा बिहेव करते हैं, वो बिहेवियर आपको वहां पे स्टडी करना पड़ता है। ये सर्किट एनालिसिस पे बार बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने देखा होगा कि सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस का एनर्जी, है ना? जैसे दो कॉइल आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उनका एनर्जी स्टेट क्या होता है, पर्टिकुलरली ये सारी चीजों को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? सो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, उस पे आपको थोड़ा सा अभी अभी यही सारी चीजें लाइटली आपको थोड़ा सा आपके ब्रेन में आहिस्ता आहिस्ता इसको ध्यान में लाइए, है ना? बिल्कुल अभी जल्दीबाजी करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मैं और पूरा पूरा देखूंगा, ये करूंगा, ऐसा कोई टारगेट लेके बैठना, ऐसा ऐसा अभी मत कीजिए। एकदम माइंड को रिलैक्स मूड में लेके चलिए। और फिर आप ऑप्टिक्स में जाते हैं। ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, है ना? इसमें जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है उसको लेके कई बार क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या लेंस, प्रिज्म, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बस आपको माइंड को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है। मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो थोड़ा आप इजीली उसको कर सकते हैं। आपका बस एक अच्छा खासा अगर आपको कांसेप्ट ध्यान में है, आप इसको कर लोगे एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से, ठीक है? तो इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। सो आप 100% अच्छा ही करोगे, ठीक है? अगर आप माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लाइफ में इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि आप लाइफ में देखो, कभी भी कुछ भी आपके साथ होता है ना? कभी आपको एग्जाम फेस करना पड़ेगा, कभी आपको कहीं पे आपको स्पीच देना पड़ेगा, कभी आपको एक्सप्रेस करना है, अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये तो आपका लाइफ भर चलता ही रहेगा, है ना? सो ये तो लाइफ भर चलता ही रहेगा। कुछ कुछ भी चीज शुरू नहीं होता, कुछ भी चीज खत्म नहीं होता लाइफ में, है ना? इसलिए हमेशा प्रॉपर सिचुएशन में खुद को क्या करना, एकोमोडेट कर लेना। मतलब आपको आपके सामने जिस प्रकार का सिचुएशन आया, आपके सामने जिस प्रकार का सिचुएशन आने वाला है या आप सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में खुद को खो देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जैसे आपको कोई एग्जाम फेस करना है, तो आप ना पूरी आपका जो दिमाग है, आपका जो एनर्जी है, पूरी तरफ से उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो अटैचमेंट है, वो पूरी तरफ से आप सिचुएशन बेस्ड होना चाहिए, राइट? आप अगर कोई एग्जाम प्रिपरेशन किए हैं, वो एग्जाम पास पास आ गया और आप एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं, तो आप पूरी तरफ से अपना जो एनर्जी लेवल है उस पे डाल दीजिए। तो देखना वो काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? उसमें मिक्स मत कीजिए। आप जे एडवांस का एग्जाम देने को जा रहे हो, तो आपका माइंड एकदम वैसे ही बना दो और उसमें एकदम खो जाओ। काम में खो जाओ, कुछ भी मत सोचो। काम शुरू हो गया ना, कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो वहाँ पे मैं कर पाऊँगा, ये हार्ड लेवल आ गया, मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं सोचना है। बस कोशिश करते जाओ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, है ना? अपना 100% देना है, तो फिर आप अच्छा कर लोगे, फिर क्लिक हो जाता है ऐसा, ठीक है? अपने अंदर जब डर रहता है, कुछ दूसरी फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाते हैं ना, तो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। जो काम करना है, वो काम में आपको खो जाना पड़ेगा, है ना? मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो फिर आप बेफिक्र हो कि करिए, है ना? सो इसलिए बिल्कुल आप लोग करके आएँगे और हम सभी लोग जो है हम सभी लोगों का जो वेल विशिंग है आपके साथ है। और इनफैक्ट आप लोग जो हैं अभी आपको जो भी टाइम मिला, आगे भी आपका एग्ज़ाम का एक्सटेंशन हुआ, उसमें भी आपने काफ़ी अच्छे से पैशनेटली वर्क करते गए, तो डेफिनिटली आपको करना ही चाहिए, है ना? राइट? सो इसलिए स्टूडेंट्स अभी जो भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर आपको फेस करना है। पेपर 1 सवेरे जैसे आपका 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, सो 9 ओ क्लॉक टू 12 ओ क्लॉक आपका पेपर 1 होगा। फिर थोड़ा-सा गैप रहता है ना? 2 ढाई बजे शायद आपका पेपर 2 शुरू हो जाएगा और फिर आपका पेपर 2 कंप्लीट होगा। सो कभी-कभी ऐसा बच्चे मुझे बोलते हैं कि मेरा पेपर 1 तो अच्छा गया बट पेपर 2 में मैं बोर हो गया। ऐसा ऐसा बोलते हैं कि बोर हो गया, मैं थोड़ा-सा अच्छे से नहीं कर पाए, तो वो ना उनका मेंटल फीलिंग्स की वजह से ऐसा होता है। कई बार बच्चों को क्या लगता है कि 2 पेपर है, एक पेपर तो मैं बढ़िया कर दिया, चलो दूसरा थोड़ा रिलैक्स रह जाऊँगा ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिरी तक, आखिरी सेकंड तक आप मेंटली एकदम चंचल रहना, मतलब आपको माइंड का जो स्मार्टनेस लेवल है ना, उसको एकदम फोकस्ड रखना पड़ेगा। माइंड का स्मार्टनेस लेवल जो प्रेजेंस माइंड है ना, उसको एकदम अलर्ट करके रखना पड़ेगा। आप थोड़ा ऐसा ढीले-ढाला हो जाओगे, फिर ही आपका पेपर 2 खराब हो जाएगा, ठीक है? जो बीच का टाइमिंग रहेगा, जो बीच में 2 ढाई घंटा समय रहता है, उसमें थोड़ा-सा खाना-वाना खा लो, है ना? और ऐसा लाइट खाना खाना है, ऐसा कुछ हेवी जम के पूरा खा लिया, ब ब ब हेवी खाना खा लिया, ऐसा नहीं है। एकदम लाइट फूड लेना है आपको, है ना? फ्रूट्स वगैरह ऐसा लाइटली आप लीजिए। सो फिर आप सेकंड पेपर में एकदम फिर जैसा आपने फर्स्ट पेपर किया था, एकदम बढ़िया से करते रहिए, है ना? अच्छा, कभी-कभी अगर आपका फर्स्ट पेपर थोड़ा-सा अच्छा नहीं गया, तो बच्चे दुखी हो जाते हैं। दुखी होने की वजह से फिर उनका सेकंड पेपर भी दुखी-दुख होके पेपर दोगे तो पता है आपका पेपर होगा क्या, है ना? इसलिए इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट पेपर आपके सर्टिफिकेशन के हिसाब से फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया, उल्टा उसको पलटाओ, बोलो कि मेरा फर्स्ट पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया ना, तो सेकंड में और अच्छा करके इसको मैं भरपाई करूंगा, है ना? ऐसा आपको सोचना है। हमेशा समय को पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया, यस मैं सेकंड पेपर में और अच्छा करके दिखाऊंगा। अगर फर्स्ट पेपर अच्छा गया, तो सेकंड में और अच्छा करके दिखाऊंगा। ऐसा आपके मन में रहना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव फीलिंग रहना चाहिए, राइट? ठीक है? और आपको तो पता है कि कट ऑफ कितना जाता है ना? ऐसा नहीं है कि पूरा-पूरा क्वेश्चन करना पड़ता है, 90% करना पड़ता है, 80% करना पड़ता है। आप आपके लेवल में आपका 100% देने को कोशिश कीजिए, राइट?
सो फर्स्ट पेपर को जल्दी पहुंचना, एग्जाम सेंटर में आप जितना जल्दी हो सके पहुंच जाइए, वहां का थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे खुद को एकोमोडेट कर लीजिए और बस मेंटली हमेशा स्ट्रांग रहिए, राइट। और सवेरे उठ के थोड़ा सा, जैसे कि जिस दिन आपका एग्जाम है परसों के दिन सवेरे उठो, थोड़ा सा कहीं सवेरे सवेरे वॉकिंग करके आओ, थोड़ा सा पार्क वगैरह में घूम के आओ, बस माइंड को रिलैक्स रखो। सो फिर तभी तो जब काम आएगा, जब काम में बैठ जाओगे ना, तो फिर कुछ भी नहीं सोचने का, ऐसा है। तभी आप 100% दे पाओगे, ठीक है। सो इसलिए आप लोग जो है बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन किए हैं, डोंट वरी। जैसे कि आपका एग्जाम सेंटर जैसे आपको तो पता चल गया होगा, फिर भी अगर कोई बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं, अगर आप दूर से आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उस सारी चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आप जितना जल्दी एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ या जो भी आपको बोला गया है, वो सब कुछ अच्छे से आप रखिए। हम्म? और आप जो है फिर अच्छे से खुद को प्रोसीड कीजिए। अभी 1-2 दिन बहुत अच्छे से आपको मेंटली जो है पीसफुल स्टेट में रहना पड़ेगा। चलिए बच्चों, आप लोग जो है बहुत ही बढ़िया से परफॉर्म करके आइए। सो गुरुकुल क्लासेस की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और नेचर पूरी तरफ से आपको कोऑपरेट करेगा अगर आप नेचर से खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं, है ना। सो जब हम नेचर के साथ खुद को इन्वॉल्व करते हैं, नेचर का मतलब आपके एग्जाम हॉल, उस दिन आपके लिए जो सराउंडिंग है ना, वो आपके एग्जाम हॉल है। तो आप उसके साथ जितना कोऑपरेट करोगे, वो आपको उतना कोऑपरेट करेगा। ये बात तो सही है, ठीक है। सो इसलिए आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने के लिए। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करें और खुद पे भरोसा रखिए, खुद के ऊपर बिलीवनेस रखिए और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आइए। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से करना। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।